तो आप सभी के काफी रिक्वेस्ट के बाद हम फाइनली जुंजी ईतो सीरीज का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जहां हम 3 और एपिसोड्स की कहानी को जानेंगे। इस सीरीज में कुल मिलाकर 12 एपिसोड्स हैं एंड एज यूजुअल अगर इस वीडियो पे 20 के लाइक्स आते हैं तो मैं बची हुई 6 एपिसोड्स की कहानी भी जरूर लेकर आऊंगा। नाउ व्हाइल यू आर डाउन देयर, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अब भी आप में से 45% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं, तो प्लीज कर दो, बस एक क्लिक ही तो लगता है। So now with that said, let's roll the intro. तो चौथे एपिसोड की कहानी कोइची से शुरू होती है, जो कि अपने कमरे में पढ़ रहा होता है। उसे ऊपर एटिक से किसी के खटखटाने की आवाज आती है और वो अपने भाई सोइची को बाहर आने कहता है। आवाज फिर भी नहीं रुकती और वो नीचे अपने पिता से कंप्लेन करने आता है, लेकिन सोइची नीचे होता है और कहता है कि उसका इन सब में कोई हाथ नहीं है। कोइची वापस पढ़ने जाता है, लेकिन फिर से उसे आवाज आती है और वो नीचे सोइची को डांटने जाता है। सोइची कहता है कि जरूर उसके कमरे में कोई पॉल्टरजिस्ट होगा और वही उसे डरा रहा है। तो इसके बाद अचानक कोइची को हवा में केटल्स उड़ते हुए दिखते हैं, जिससे वो डर जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि इन केटल्स पर धागा लगा हुआ है और इन्हें सोइची कपबोर्ड के अंदर से चला रहा था। ऐसे में कोइची सोइची पे बहुत भड़क जाता है और उसके पिता कहते हैं कि अब से वो कोइची के रूम को साउंड प्रूफ करवा देंगे ताकि सोइची उसे डिस्टर्ब कर ही ना सके। तो अगले दिन जब कोइची स्कूल से वापस आता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि उसके रूम को साउंड प्रूफ करने के लिए एक कारपेंटर बुलवाया गया है, जिसका नाम मिस्टर तगाइसु है। मिस्टर तगाइसु काफी अजीब आदमी था, जो बताता है कि वो एक स्पेशल तरीके से रूम को साउंड प्रूफ करेगा, जिस तरीके का नाम है क्वाड्रुपल, मतलब कि वो उसके कमरे को 4 तरीके से लॉक कर देगा। जापान में 4 का मतलब डेथ होता है और उसके ऐसा करने से आवाज कमरे के अंदर आने से पहले ही मारी जाएगी। अब यहाँ सोइची कारपेंटर तक को परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन तगाइसु को उसका औजार चलाने का तरीका अच्छा लगता है और वो उसे भी काम पे लगा देते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं। तो अगले दिन जब कोइची स्कूल से वापस आता है तो वो पाता है कि मिस्टर तगाइसु का काम ऑलरेडी पूरा हो गया है। उन्होंने उसके खिड़की तक को ब्लॉक कर दिया है, जिससे कि वो अपने कमरे में आराम से पढ़ सकेगा। जब सोइची और उसकी माँ उसके कमरे को देखने जाते हैं तो पाते हैं कि तगाइसु ने कमरे में 4 दरवाजे का लॉक लगा दिया है, जिससे कि कमरा बहुत ज्यादा संकीर्ण यानी कि छोटा सा हो गया है। लेकिन कोइची कहता है कि उसे तो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए शांति चाहिए, तो वो इस छोटे से कमरे में एडजस्ट कर लेगा। तो उस रात हम कोइची को पढ़ते देखते हैं, जहां उसका कमरा बिल्कुल शांत है। इनफैक्ट इतना शांत है कि कोइची को अजीब लगने लगता है। लेकिन तभी उसे बाहर से फिर से किसी की आवाज सुनाई देती है। कोइची समझ जाता है कि ये सोइची की ही आवाज है। वो दरवाजे से बाहर निकलता है और देखता है कि 2 डोर्स के बीच एक खाली जगह बन गई है। कोइची समझ जाता है कि सोइची इसी के अंदर छुपा हुआ है। कोइची अंदर दाखिल होता है और पाता है कि उसके कमरे से सटकर एक सुरंग जैसा बन गया है, जिसके नीचे वो सोइची को छुपा पाता है, जो उसे परेशान करने के लिए आवाजें निकाल रहा था। कोइची उसका पीछा करता है, लेकिन सोइची उसे चकमा देकर दूसरी तरफ से निकल जाता है। वहीं कोइची एक नेल से भरे दीवार को पार करता है, जो सोइची ने उसके लिए ही बनाया था। यही नहीं, सोइची कोइची को एक गंदे पानी के नाले में गिरा देता है और कोइची उसे अब भी पकड़ नहीं पाता। फाइनली कोइची समझ जाता है कि सोइची उससे रिएक्शन पाने के लिए ही उसे इतना परेशान कर रहा है, इसलिए वो वहां से बाहर निकलता है और पढ़ने चला जाता है, जबकि सोइची अब भी वहीं नीचे कोने में छुपा आवाज निकाल रहा था। लेकिन जब कोइची से उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो भी थक जाता है। नाउ एक्चुअल मांगा में सोइची एक 5th ग्रेड का लड़का है जो बहुत शरारती है। सोइची को लोहे के नेल से खेलना और वूडू डॉल्स की मदद से लोगों को परेशान करना बहुत पसंद है। इस कहानी में हम सोइची की एक शरारत देख पाते हैं, जहां वो तगाइसु की मदद से एक 4x4 रूम बनाता है, जहां छुपकर वो कोइची को परेशान कर रहा है। कहानी एब्रप्टली खत्म हो जाती है, लेकिन एक्चुअल मांगा में सोइची उस कमरे में बेहोश हो जाता है और उसके पिता उसे बचा लेते हैं। बाद में वो लोग इस कमरे के बारे में पूछने के लिए मिस्टर तगाइसु की कंपनी को फोन करते हैं, जो बताती है कि वहां ऐसा कोई कारपेंटर काम ही नहीं करता। हम कह सकते हैं कि इस कहानी में एक तरह से कोइची के अकेलापन को या फिर सोइची के भी अकेलापन को दिखाया गया है। जहां एक तरफ कोइची अकेला रहकर पढ़ाई करना चाहता है, वहीं सोइची अपने आप को अकेला पाता है और किसी तरह की कंपनी ढूंढता है। इस उम्र में वो सभी शरारतें अटेंशन पाने के लिए करता है, जो उसे बस अपने भाई कोइची से ही मिल पाता है। बात रही वो कारपेंटर कौन था, तो वेल इसे आप कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। कोई भूत आत्मा या फिर सोइची का सबकॉन्शियस या फिर एक ऐसी ही स्टोरी में इंटरेस्टिंग प्लॉट, ये आप पे निर्भर करता है।
अब यहाँ से हम कहानी के दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं जिसका नाम है सैंडमैन्स लायर। हम यूरी से मिलते हैं जिसकी हालत खराब है। यूरी एक कैफे में बैठा है और बहुत थका हुआ लग रहा है। उससे मिलने मारी नाम की लड़की आती है जो यूरी से पूछती है कि उसने अपना ये हाल क्यों बनाया हुआ है। यूरी कहता है कि वो कई दिनों से सोया नहीं है, जिसपे मारी उससे कारण पूछती है। यूरी बताता है कि कुछ दिनों से उसके अंदर का यूरी जो सपनों की दुनिया में रहता है वो बाहर आने की जिद कर रहा है। उसे डर है कि अगर वो सो गया तो उसके अंदर का ये यूरी बाहर आ जाएगा और रियल वर्ल्ड में उसकी जगह ले लेगा, जबकि वो खुद सपनों की दुनिया में फंस कर रह जाएगा। अब ऑब्वियसली मारी को ये बात पे यकीन नहीं होता और वो उसे डॉक्टर के पास चलने कहती है, लेकिन यूरी मारी से मदद मांगता है, सेइंग कि वो बस इतना चाहता है कि मारी उसके साथ चले और उसे सोने से रोके, वरना उसके अंदर का यूरी बाहर आ जाएगा। खैर अगले सीन में हम मारी को यूरी के साथ देखते हैं जहाँ यूरी घंटों से जगा हुआ था। अंत में उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो मारी से कहकर अपने हाथ पैर बंधवा लेता है और खुद सोने चला जाता है। लेकिन यूरी के सोने के बाद मारी उसके हाथ पैर खोल देती है। कुछ देर बाद मारी की नींद खुलती है और वो पाती है कि यूरी के अंदर से कोई एंटिटी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है जो मारी की तरफ बढ़ता है। मारी बहुत डर जाती है और यूरी को जगाती है। मारी और यूरी मिलकर इस एंटिटी को उसके अंदर धकेलते हैं। इसके बाद मारी यूरी से पूछती है कि ये सब क्या था और यूरी कहता है कि वो बचपन से ही हॉलो रहा है। जब से उसके माँ बाप की मौत हुई थी वो अपने सपनों की दुनिया को बहुत तवज्जो देता है, इसीलिए उसके अंदर यानी उसके शरीर के दूसरे तरफ एक दूसरा यूरी रहने लगा है जो सपनों में रहता है। उसकी और यूरी की इच्छाएं सपने सब एक है, इसलिए वो बाहर आकर उसकी जगह लेना चाहता है और मारी के साथ रहना चाहता है। इसके बाद यूरी को फिर से नींद आने लगती है और मारी उसे सोने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यूरी को नींद पड़ जाती है और मारी खुद को उसके साथ बांध लेती है ताकि उसके अंदर के सेल्फ को बाहर आने से रोक सके। कुछ देर बाद यूरी के अंदर का हिस्सा फिर से बाहर आने की कोशिश करता है और यूरी खुद अंदर धकेला जाने लगता है। इस बार मारी भी उसके साथ चली जाती है क्योंकि वो यूरी के बिना इस दुनिया में नहीं रहना चाहती थी। एंड सीन में पुलिस मारी को ढूंढने के लिए यूरी के घर आती है और यूरी बताता है कि मारी अब उसका इंटरनल ऑर्गन्स बन चुकी है, जो सुनकर पुलिस बहुत शॉक हो जाती है, इनफैक्ट डर भी जाती है। नाउ एक्चुअल मांगा में हम पढ़ पाते हैं कि मारी अपने पेरेंट्स से ये कहकर यूरी से मिलने आई थी कि वो वेकेशन पे जा रही है। वहां भी यूरी मारी को अपने ड्रीम सेल्फ के बारे में बताता है और उसे चले जाने को कहता है। यहाँ हम एक इंसान के मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पोर्ट्रेयल देखते हैं जहाँ यूरी अपने पेरेंट्स के मरने के बाद अपने अंदर एक और यूरी की तस्वीर बना लिया है जो उससे ज्यादा ताकतवर और चालाक है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि खुश भी है। इसी के साथ चौथा एपिसोड खत्म। अब पांचवें एपिसोड की कहानी शुरू होती है ओशिकीरी के साथ जो किसी की बॉडी दफना रहा है। हम देखते हैं कि ये बॉडी उसकी खुद की है। सीन कट होता है और हम ओशिकीरी, जिसे हम आगे से ओशी कहेंगे, उसे स्कूल लाइब्रेरी में देखते हैं। वो अपने आप में रहता है और चुपचाप किताबें पढ़ता रहता है। कुछ बच्चे उसके बारे में बात बनाने लग गए हैं कि ओशी जैसा चुपचाप रहने वाला लड़का बाद में नटोरियस बन सकता है। ओशी एक किताब पढ़ने लगता है और उसके आसपास कुछ बच्चे बात कर रहे होते हैं। इनमें से एक लड़का कहता है कि उसे आजकल अपने आसपास किसी अनजान आकृति की परछाई महसूस होती है, मानो कोई अल्टरनेट डिमेंशन से यहाँ आ गया हो। ये सभी बर्मुडा ट्रायंगल की कहानी को इस बात से जोड़ने लगते हैं और पाते हैं कि ओशिकीरी उसी बारे में किताब पढ़ रहा है। ये सब ओशी से बात करने आते हैं और सभी अल्टरनेट डिमेंशन पे डिस्कस करते हुए दोस्त बन जाते हैं। ओशी इन्हें बताता है कि कभी कभी उसे अपने घर में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर उसके दोस्त इंटरेस्टेड हो जाते हैं और ओशी के साथ उसके घर को एक्सप्लोर करने आते हैं। तो अगले सीन में हम सभी बच्चों को ओशी के साथ एक बड़े से हवेली के बाहर खड़ा देखते हैं और ओशी उन्हें बताता है कि वो यहाँ अकेले रहता है, जो सुनकर उसके दोस्त शॉक्ड रह जाते हैं। इनमें से एक लड़का कहता है कि ओशी का घर सचमुच किसी ऑल्टरनेट डिमेंशन के गेटवे जैसा है। सभी लोग उसके पक्के दोस्त बनने की बात करते हैं और तभी इन्हें किसी के कदमों की आवाज बाहर से आती सुनाई देती है। ओशी और सब बाहर देखते हैं जहां कोई ओशी के घर के बाहर एक लाश दफना रहा था। टू एवरीवन शॉक, ये ओशी खुद था, लेकिन उसका एक दोस्त उन्हें शांत करता है, सेइंग कि ये ऑल्टरनेट डिमेंशन का ओशी है जो अपना क्राइम छुपाने हमारे डिमेंशन में आया है। इस पॉइंट पे ओशी से बर्दाश्त नहीं होता, वो उस इंट्रूडर को कन्फ्रंट करता है, लेकिन ये वाला ओशी इन्हें देखकर हंसने लगता है और इन्हें पॉइंट आउट करने के बाद गायब हो जाता है। नीचे सभी दोस्त उस बॉडी को देखते हैं जो इन्हीं में से एक लड़के की थी। यही नहीं, यहाँ उन सभी दोस्तों की बॉडी दफनाई हुई थी जो देखकर सब डर जाते हैं। ओशी कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता और उसका दोस्त कहता है कि हमें मालूम है कि ये तुम या हम लोग नहीं है, ये तो वो दूसरे डिमेंशन वाला ओशी का काम है।
इसके बाद सब मिलकर उन बॉडीज को वापस दफनाने लगते हैं और दूसरी तरफ हम दूसरे डिमेंशन वाले ओशी को देखते हैं जो किसी के फुटस्टेप्स सुनकर परेशान हो रहा है। और यहीं पे कहानी खत्म। तो दोस्तों ये थी इंट्रूडर की कहानी और पहली दफा देखने पे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लगती है। हम कह सकते हैं कि असल में जो हुआ वो ओशी का हैलुसिनेशन या उसका असली चेहरा भी हो सकता है। आई मीन ओशी घर में अकेला रहता है, उसके कोई दोस्त भी नहीं है, लोग कहते भी हैं कि वो बाद में क्रिमिनल बन सकता है इत्यादि। तो क्या पता कि ओशी ने सचमुच वही कदम उठाया हो और उसे खुद भी नहीं पता। या ये भी हो सकता है कि ओशी ये सब इमेजिन कर रहा है, लेकिन कब तक? कहीं वो पागल तो नहीं हो रहा? हम इसे काइंड ऑफ ओपन एंडिंग ही समझ सकते हैं। अब एक्चुअल मांगा में ओशी फुटस्टेप्स वाली बात अपने कजन को बताता है जो उसका इकलौता दोस्त था। उसका कजन उसे पुलिस बुलाने कहता है लेकिन ओशी मना कर देता है। मांगा हैलुसिनेशंस में ओशी ने अपने बेस्ट फ्रेंड कजिमा को मारकर दफना दिया था, जिसका रेफरेंस हमें यहाँ शुरू के सीन में मिलता है। अब यहाँ से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है जो है लॉन्ग हेयर इन द एटिक। हमें कपल से मिलते हैं जो है हिरात्सुका और चीमी। हिरात्सुका चीमी से ब्रेकअप कर लेता है क्योंकि वो ज्यादा सीरियस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता। चीमी उससे बहुत प्यार करती थी और ये सुनकर टूट जाती है। घर पे चीमी की बहन उसे हिरात्सुका के बारे में पूछती है और कहती है कि अब तक उसे हिरात्सुका को प्रपोज कर देना चाहिए था क्योंकि वो 9 साल से रिलेशनशिप में है, लेकिन चीमी कुछ भी नहीं कहती। उसकी बहन इरी उसे बताती है कि हिरात्सुका के कमरे में रैट्स की दिक्कत हो गई है जो बार बार एटिक में आवाज कर रहे हैं। चीमी फ्रस्ट्रेटेड होकर उन रैट्स को भगाने की कोशिश करती है और इरी से पूछती है कि वो फादर से कहकर रैट ट्रैप्स क्यों नहीं लगवाती, लेकिन इरी कहती है कि ये चूहे बहुत चालाक हैं और ट्रैप से आजाद हो जाते हैं। खैर इरी के जाने के बाद चीमी बहुत रोती है और उसे याद आता है कि उसने हिरात्सुका के लिए अपने बाल इतने बढ़ाए थे क्योंकि उसे उसके लंबे बाल अच्छे लगते थे। ये सब सोचते हुए चीमी सो जाती है, लेकिन जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसके बालों से लिपट कर एक चूहा मर चुका था, जो दृश्य चीमी को बहुत डरा देता है। वो तय करती है कि वो आज ही अपने सारे बाल काट लेगी। वो इरी को सीजर्स लेकर आने कहती है, लेकिन जब इरी सीजर्स लेकर वापस आती है तब उसे एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। वो देखती है कि चीमी खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़ी है और उसका सर वाला हिस्सा दीवार के अंदर खिंच गया है। ऑब्वियसली वो मर चुकी थी। तो नेक्स्ट सीन में हम हिरात्सुका को देखते हैं जिसे आधी रात को किसी का फोन आता है। हिरात्सुका फोन उठाता है और उसे कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद फोन कट हो जाता है। हिरात्सुका कहता है कि ये तो दांतों के किटकिटाने की आवाज थी, लेकिन उसकी मौत तो बहुत पहले ही हो चुकी है। नाउ मांगा में इस बात पे भी चर्चा की गई है कि चीमी कितनी खूबसूरत और काइंड इंसान थी। जब उसकी मौत की खबर आई थी तो आसपास के कई लोग उसके परिवार से मिलने आते हैं। दूसरी तरफ एरी के पिता घर में एटिक से रैट्स पकड़ने जाते हैं क्योंकि ये अब भी उन्हें परेशान कर रहे थे। जब काफी देर तक उनकी कोई आवाज नहीं आती तो एरी भी देखने जाती है, लेकिन वो पाती है कि उसके पिता किसी शॉक की वजह से मरे हुए पड़े हैं। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कुछ बहुत ही भयानक दिख गया हो। एरी भी उस तरफ देखती है जहां आप देख ही सकते हैं कि उसे कटा हुआ सर दिखता है जो दीवार के एटिक से फंसा हुआ था। उसके बाल हर जगह फैल गए थे और एरी उसे आजाद करने लगती है। ये सर खुलने लगता है और उसके दांत किटकिटाने लगते हैं। एरी बहुत डर जाती है क्योंकि उसे यकीन है कि ये एंटिटी उसकी बहन हो ही नहीं सकती। धीरे धीरे ये बालों का ढेर हर जगह ग्रो करने लगता है और हम चीमी का सर नीचे गिरते हुए देखते हैं। यह सर हिरात्सुका के पास जाता है और वो भी चीमी के बालों के हाथों मारा जाता है। तो आप देख सकते हैं कहानी चीमी हिरात्सुका की है, जहां हिरात्सुका चीमी को बहुत बुरी तरह ट्रीट करता है। चीमी अपने आप को उसके हर सांचे में ढालती है, लेकिन हिरात्सुका उसे दूसरी लड़की के लिए छोड़ देता है क्योंकि वो बेसिकली उससे बोर हो गया था। चीमी ना सिर्फ अपना प्यार खोती है बल्कि अपनी आइडेंटिटी भी खो देती है। इसीलिए उसने खुद को मार डाला और अंत में हिरात्सुका को भी वैसे ही सफोकेट करके मारा जैसे 9 साल के रिलेशनशिप में हिरात्सुका ने चीमी की पहचान को मारा था। इसी के साथ 5वां एपिसोड खत्म। अब 6th एपिसोड में हम आकासाका नाम के यंग आदमी को देखते हैं जो 1 साल बाद अपने घर लौटा है। ये घर उसने रेंट पर एक स्कूल टीचर को दिया था जो अब लापता है। घर के अंदर की स्थिति आकासाका को परेशान करके रख देती है क्योंकि पूरे घर में मोल्ड फैल गया था। फ्रिज में सामान सड़ रहे थे, सब कुछ खराब हो रहा था, इवन बाथरूम तक में मोल्ड बह रहा था। घर से गंदी बदबू आ रही थी जिससे आकासाका बहुत परेशान हो जाता है। 1 साल पहले आकासाका ने अपना यह घर बड़े अरमानों से बनवाया था जब उसके छोटे भाई ने उसे ये अपने टीचर के परिवार को रेंट पे देने कहा। इस परिवार में हस्बैंड वाइफ के अलावा 2 बच्चे थे और आकासाका बिल्कुल भी उन्हें यह घर नहीं देना चाहता था, लेकिन उसे फोर्स किया गया और उसे मजबूरन हाँ कहना पड़ा। आज आकासाका को अपने फैसले पर बहुत अफसोस हो रहा है। नाउ आकासाका का भाई उससे माफी मांगता है और बताता है कि उस टीचर का परिवार लापता है। आकासाका उससे पूछता है कि यहाँ आखिर हुआ क्या था, जिसपे उसका भाई पहले तो हिचकिचाता है लेकिन जोर डालने पे बताता है कि टीचर का छोटा बच्चा बहुत अजीब दिखता था और उसके पूरे शरीर पर मोल्ड्स हो गए थे।
ये मोल्ड्स ने उसकी बेटी को भी इफेक्ट कर दिया था, जिससे कि वो भी भयानक दिखने लगी थी। फिर एक दिन वो गायब हो गए। वो बहुत डरा हुआ लगता है और आकासाका को जल्द से जल्द ये घर छोड़ देने कहता है। तो अपने भाई के जाने के बाद आकासाका ऊपर अपने कमरे से सामान लेने जाता है, लेकिन दरवाजे के पीछे उसे उस टीचर और उसकी बेटी की लाश दिखती है जो उसी मोल्ड में दबी हुई थी। ये दृश्य देख आकासाका बहुत डर जाता है। हम देखते हैं कि अब आकासाका के शरीर पर भी मोल्ड आने लग गया है और उसकी हालत भी इन्हीं लोगों की तरह होने लगी है। यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। अब ये कहानी अगेन बहुत सिंपल सी है, लेकिन यहाँ हम इस कहानी को ओसीडी का स्वरूप मान सकते हैं। जी हाँ, एक ओसीडी पीड़ित इंसान के लिए अपना सामान शेयर करना बहुत मुश्किल होता है और आकासाका भी अपना घर किसी और को नहीं देना चाहता था, लेकिन उसे देना पड़ा और बदले में उसे मिला एक भयानक रूप उसी घर का जो अब मोल्ड से भर गया था। एक्चुअल मांगा में हमें यह भी बताया गया है कि आकासाका एक्चुअली घर जल्दी आ गया था। उसे 1 महीने बाद आना था, लेकिन वो पहले ही आ जाता है। वो टेनेंट सिजी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाता। आकासाका का पेट डॉग भी गायब मिलता है, जिसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी उसने उसी टीचर के परिवार को दी थी। इस बात से आकासाका बहुत परेशान हो जाता है। ओवरऑल हम इस एपिसोड को ओसीडी का एक एग्जैजरेशन कह सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ कुछ सुपरनैचुरल एंटिटी थी, यानी कि वो बच्चा जिसके अंदर से मोल्ड हो रहा था और वो सबको मार रहा था, वही कोई सुपरनैचुरल एंटिटी होगा। तो आप इसे जिस तरह से देखना चाहे वैसे देख सकते हैं। खैर, इस एपिसोड के दूसरे हिस्से का नाम है लाइब्रेरी विजन और अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसे एक लाइब्रेरी की खिड़की में कोई परछाई नजर आती है। ये बच्चा अब बड़ा हो चुका है और इसका नाम है गोरो। गोरो अपने लाइब्रेरी में बैठा किताब पढ़ रहा है जब उससे मिलने कोको नाम की एक लड़की आती है। गोरो देखता है कि उसके लाइब्रेरी से एक खास किताब गायब है जिसका नाम रेने ऑफ द विंटर विंड है। यह किताब उसकी माँ की फेवरेट किताब थी और गोरो बहुत परेशान हो जाता है। तब कोको बताती है कि उसने ये बुक पढ़ने के लिए उठा ली थी। गोरो उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि वो उससे बिना पूछे कोई भी किताब ना ले जाए। अब मांगा में इस लाइब्रेरी का ज्यादा खूबसूरती से वर्णन किया गया है। ये गोरो के परिवार की पुश्तैनी लाइब्रेरी है जिसमें 1,50,000 से भी ज्यादा किताबें हैं। गोरो के पिता मेंटल असाइलम में भर्ती हैं क्योंकि वो इन किताबों को पढ़ते पढ़ते पागल हो गए थे। गोरो ने खुद इस लाइब्रेरी की किताबों को कम से कम 3 बार पढ़ा है और कोको उसके इंटेलिजेंस की वजह से ही उसे प्यार भी कर बैठी है। एनीवेज, कहानी आगे बढ़ती है और हम गोरो को डायरी लिखते देखते हैं। गोरो 4 साल की उम्र से ही डायरी लिखता आ रहा है क्योंकि वो अपने सभी यादों को संजो कर रखना चाहता है। उस रात सोते हुए गोरो की नींद अचानक खुलती है और उसे एक बुरा सपना आता है। वो कोको को बताता है कि उसने देखा कि उसकी कई किताबें खो गई है। कोको उसे सुबह ढूंढ लेने को कहती है, लेकिन गोरो उसी समय अपनी सभी किताबें गिनने चला जाता है। वो पाता है कि रेने ऑफ द विंटर विंड के अलावा उसके पिता की फेवरेट किताब हेल ऑफ द थॉर्न्स भी गायब है। गोरो के लिए यह किसी बुरे सपने से भी बदतर बन गया था। इस पॉइंट पे अपने पति को समझाने के लिए कोको उसकी डायरीज पढ़ती है और उससे पता चलता है कि गोरो की माँ उसे बचपन में रेने ऑफ द विंटर विंड सुनाया करती थी, इसीलिए वो उसकी फेवरेट किताब है। उसे ये भी मालूम होता है कि गोरो को बुरे सपने उसके पिता की ही वजह से आते हैं क्योंकि वो गोरो को डरावनी किताबें पढ़कर सुनाया करते थे, जिसमें से हेल ऑफ थॉर्न्स भी एक थी। इनफैक्ट हेल ऑफ थॉर्न्स इस सदी की सबसे डरावनी किताब थी जिसने गोरो के दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ दी थी। गोरो नहीं चाहता था कि कोई किताब उसके पास से गायब हो, लेकिन अब उसके मन में ये किताबें गायब हो चुकी थी, इसलिए वो तय करता है कि वो इन किताबों को रट लेगा, यानी याद कर लेगा, ताकि ये कभी उसके पास से गायब हो ही नहीं पाए। दिमाग से कैसे कुछ गायब होगा। तो गोरो ऐसा ही करता है, जबकि कोको से संभालने की बहुत कोशिश करती है। गोरो दिन रात इन किताबों को याद करने की कोशिश में पागल हो जाता है और एक दिन इस पूरे लाइब्रेरी में आग लग जाती है जिससे गोरो भी नहीं बच पाता और ये शापित लाइब्रेरी भी जाती रहती है। दूसरी तरफ हम गोरो के पिता को देखते हैं जो उसी की तरह इस लाइब्रेरी से और किताबों से ऑब्सेस्ड थे। उन्हें बहुत पहले पागल खाने में भर्ती करवा दिया गया था और उन्होंने ही गोरो के लाइब्रेरी से रेने ऑफ द विंटर विंड्स और हेल ऑफ द थॉर्न्स किताब चुराई थी, जिससे गोरो का नाइटमेयर ट्रिगर हुआ था। हम देखते हैं कि गोरो की ही तरह वो भी इन किताबों को रटे जा रहे हैं। अचानक वो अपने कमरे की खिड़की से कूद कर जान देते हैं और हम उनके पीछे बाकी दोनों बुक्स के साथ कोकोज मेपल्स ट्री नाम की किताब भी देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि कोको सिर्फ गोरो के इमेजिनेशन का हिस्सा थी। मतलब समझ रहे हो ये कहानी कितने डीप लेवल पे है ना। पहले कहानी की तरह ही ये कहानी भी ओसीडी को पोर्ट्रे करती है, जहां गोरो ये सोच भी नहीं सकता था कि उसकी किताब अपने जगह से हिलेगी। वहीं ये चाइल्डहुड ट्रॉमा को भी दिखाता है, जहां बचपन में माँ बाप के कारण गोरो ने जो ट्रॉमा झेला उसने उसके साइकोलॉजी को हमेशा के लिए बिगाड़ कर रख दिया। जैसे असल दुनिया में माँ बाप के कारण कई बार बच्चे सदमा सहते हैं, वैसे ही फिगरेटिवली गोरो के पिता की किताब चुरा लेने की वजह से गोरो भी अपना संतुलन खो बैठा। इनफैक्ट कोको भी उसके बस इमेजिनेशन का हिस्सा था, एक किताब से उठाया हुआ जिसका नाम था कोकोज मैपल ट्रीज।
आई मीन रियली ये कहानियाँ कितनी सिंपल होते हुए भी कितनी डीप है और यही इस पूरे सीरीज का मजा है। तो दोस्तों बस यही थी अगले 3 एपिसोड्स की कहानी और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन 3 एपिसोड्स में हम 6 कहानियां जान पाए जो कि अमेजिंग थी। तो अगर ये कहानियां पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें क्योंकि 20K का एम है और उसके बाद ही मैं बचे हुए एपिसोड्स को लाऊंगा जो कि और भी इंटरेस्टिंग है। और लाइक तो बनता भी है क्योंकि मैं आपको मांगा से भी यहाँ ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। नाउ जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।